क्या आपने कभी किसी सबमरीन को अंदर से देखा है? मैंने एक मूवी देखी थी, द गाज़ी अटैक, जिसमें सबमरीन में वॉर सिचुएशन को दिखाया गया था। पर क्या सच में सबमरीन्स के अंदर इतनी जगह होती है? क्या वो इतने स्पेशियस होते हैं? और क्या सच में इतने फैंसी होते हैं जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है? आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल ट्रैवल एक्सप्लोर फिनलैंड पे। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसी सबमरीन जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूज़ करी गई थी। जी हाँ, ये सबमरीन पार्क्ड है फिनलैंड के हेलसिंकी के एक आइलैंड पे जिसका नाम है सोमलिना आइलैंड। और इस सबमरीन का नाम है सबमरीन वेसिक्को। अगर सोमलिना आइलैंड के बारे में आप और भी जानना चाहते हैं तो मेरी एक दूसरी वीडियो है, सोमलिना पार्ट 1, जिसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सबमरीन वेसिको के अंदर कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट था और किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई थी। तो चलते हैं सबमरीन वेसिको के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ये है सबमरीन वेसिक्को। पेरिस पीस ट्रीटी 1947 के तहत फिनलैंड को सबमरीन्स रखने की आज्ञा नहीं थी, इसलिए सभी फिनिश सबमरीन्स स्क्रैप कर दी गई थी वेसिक्को के अलावा। वेसिक्को सबमरीन को म्यूजियम के तौर पर रिस्टोर किया गया और जनता के लिए 1973 में ओपन कर दिया गया। वेसिक्को सिर्फ समर्स में ही जनरल पब्लिक के लिए ओपन रहता है। इसके अंदर जाने की टिकट्स का प्राइस है €7 पर एडल्ट एंड इट्स फ्री फॉर पर्सन्स अंडर 18 ईयर्स। उसी एंट्री टिकट से आप मिलिट्री म्यूजियम मनेगे और आर्टिलरी मनेगे भी देख सकते हैं, जो कि आपको इसी वीडियो के दूसरे भाग में भी मिलेंगे। म्यूजियम कार्ड और हेलसिंकी कार्ड से भी इसमें फ्री एंट्री होती है। इसकी टोटल लेंथ है लगभग 41 मीटर्स। ये है सबमरीन का एंट्रेंस। आप देख सकते हैं कि सब कुछ कितनी छोटी सी जगह में पास पास रखा हुआ है। वेसिक्को की क्रू में कुछ 15 से 20 लोग होते थे और हर एक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता था। ये है सबमरीन का सबसे महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट भाग, जिसे कहते हैं टॉर्पीडो। टॉर्पीडो एक अंडर वाटर मिसाइल होती है जो सबमरीन्स या शिप्स में से फायर की जाती है। वेसिक्को के मेन वेपन्स थे 3 1500 किलो के टॉर्पीडोज, जिसके इंचार्ज थे टॉर्पीडो के एनसीओ और सीमैन। उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन टॉर्पीडोज को लोड करना, उन्हें टॉर्पीडोज ट्यूब्स के अंदर इंसर्ट करना, निकालना और उन्हीं की देख रेख करना। इन टॉर्पीडो ट्यूब्स को रेगुलरली क्लीन करना पड़ता था और बहुत ही मुश्किल और रिस्की काम था। इसकी क्लीनिंग सीमैन करते थे और उनको इस ठंडी ट्यूब के अंदर घुस के इसकी डर्ट और ह्यूमिडिटी क्लीन करनी होती थी। आगे बढ़ते हैं कमांड सेंटर की ओर। कमांड सेंटर में वो सारे इक्विपमेंट्स होते थे जो सबमरीन को चलाने के काम आते थे, जैसे कि स्टीयरिंग और सारे कंट्रोल इक्विपमेंट्स, मतलब नियंत्रण करने के उपकरण। कमांड सेंटर के बीचों बीच एक स्टीयरिंग व्हील भी था, जो कि वेसिक्को को संचालन करने के काम आता था। एक डेस्क आप देख सकते हैं जिसको नेविगेशन डेस्क बोलते थे, और उस पर इंजन ऑर्डर टेलीग्राफ और सब तरह के हाइड्रोग्राफिक चार्ट्स रखे जाते थे, यानी कि पानी से जुड़ी हुई सब जानकारी विजुअल ग्राफ्स के फॉर्म में रखी जाती थी। ये जो 2 स्टीयरिंग व्हील्स लगे हुए थे साइड बाय साइड, ये वेसिक्को हाइड्रोप्लेन को पानी के अंदर सही दिशा और मार्गदर्शन कराने के काम आता था। वेसिक्को में पेरिस्कोप भी रखा था। पेरिस्कोप काम आता है टारगेट एम करने में और टारगेट को ट्रैक करने में। और एक नेविगेशन पेरिस्कोप है जो बाहर की गतिविधियों पर दृष्टि रखने के लिए, नजर रखने के काम आता था। कमांड सेंटर में स्पीडोमीटर रखा हुआ था वेसल की स्पीड चेक करने के लिए। अंदर और बाहर का टेम्परेचर चेक करने के लिए था टेम्परेचर कंट्रोल। और भी बहुत सारे कंट्रोल डिवाइसेस रखे हुए थे, जैसे कि कंप्रेशन कंट्रोल, एयर की कंप्रेशन को चेक करने के लिए। डेप्थ गॉज था, पानी की गहराई को मेजर करने के लिए, मापने के लिए। मैग्नेटिक कंपास और गायरो कंपास भी रखे हुए थे। तो बहुत तरह की कंट्रोलिंग और मेजरमेंट डिवाइसेस रखी हुई थी। और एमिनेशन यानी कि गोला बारूद फ्लोर के नीचे रखे हुए थे। समंदर में डाइव करने के लिए मेन बैलेस्ट टैंक्स को सी वाटर से पहले भरा जाता था, और जब डाइवर्स वापस अंदर आते थे तो उन्हीं टैंक्स को एयर कंप्रेशर से खाली किया जाता था। कमांड सेंटर के बगल में ही कमांडर का वर्क स्टेशन था। आप देख सकते हैं कि कितनी कम जगह में बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। कमांडर सबमरीन के कैप्टन को बोलते थे और वो पूरे सबमरीन और क्रू के लिए रिस्पॉन्सिबल था और वेसल का इंचार्ज था।
कमांडर्स का प्रोफेशन बहुत ही डिमांडिंग माना जाता था क्योंकि उन्हें पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली फिट होना पड़ता था और इसीलिए कमांडर्स को 40 की एज में ही रिटायर कर देते थे। कमांडर्स अपने वर्क स्टेशन से ही वेसल के सब एक्शंस को लीड करते थे और क्रू को ऑर्डर्स देते थे। उनके कैबिन में एक कंट्रोल पेरिस्कोप था और वो सारे उपकरण जो कि कमांड सेंटर में थे वो भी, जैसे कि कंपास, इंजन रेवोल्यूशन काउंटर्स, डेप्थ गॉजेस, इंक्लाइनोमीटर्स और इंजन ऑर्डर टेलीग्राफ। कमांडर के पास एक लॉन्च बटन भी था जिससे कि वो टॉर्पीडोज को अपने कैबिन से ही लॉन्च कर सकते थे। कमांडर के पास एक स्पीकिंग ट्रम्पेट था जिससे वो कमांड सेंटर में टॉर्पीडो रूम और इंजन रूम में काम कर रहे क्रू से बात कर सकते थे, उनको ऑर्डर्स दे सकते थे। रेडियो एनसीओ और सीमैन रेडियोस, सोनार और इंटरसेप्टिंग डिवाइसेस पर काम करते थे। ये सब यंत्र नेवल बेसिस और दूसरे सबमरीन से कम्युनिकेट करने के काम आते थे। जब वॉर होता था तब सारी रेडियो कम्युनिकेशंस को एनक्रिप्ट किया जाता था, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती थी वो एक सीक्रेट कोड के द्वारा छुपा दी जाती थी। रेडियो कैबिन ही सबमरीन में इकलौती साउंड प्रूफ जगह थी जहां से रेडियो सीमैन ऑपरेट करता था। इंटरसेप्शन डिवाइस में से जो ध्वनि और दिशा का पता चलता था उससे रेडियो सीमैन अपने आसपास या कुछ दूरी पर किसी और सबमरीन या शिप का डिस्टेंस जान सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि वेसिको की क्रू खाने का अरेंजमेंट कैसे करती थी। एक छोटा सा किचन काउंटर बना हुआ था सिंक के साथ और क्रू ज़्यादातर एक ही तरह का खाना खाती थी जिसमें क्रिस्प ब्रेड, कैंड फूड और सूखा खाना ही होता था। साथ में मेस बॉय सूप या पॉरेज भी बना देता था। मेस बॉय खाने की व्यवस्था या अरेंजमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था और 20 मेंबर की क्रू के लिए खाना बनाया करता था। कॉफ़ी तो सबमरीन पे एक लग्जरी मानी जाती थी। पानी के प्रेशर और वाइब्रेशंस की वजह से बहुत बार ग्लासेस, कप्स और प्लेट्स नीचे गिरकर टूट जाते थे। ये वेसिको का इंजन एरिया था जिसके राइट साइड पर एक वेंटिलेटर को एयर प्यूरिफायर से कनेक्ट किया जाता था। एयर प्यूरिफायर्स यहाँ बहुत ज़रूरी होते थे क्योंकि लंबी यात्रा के दौरान सबमरीन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती थी जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और हेडेक्स भी हो सकते थे। वेसिको के टोटल 4 इंजन थे, 2 डीजल इंजन और 2 इलेक्ट्रिक इंजन। डीजल मास्टर, डीजल एनसीओ और सीमैन इन सभी इंजन्स के इंचार्ज थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब इंजन्स चल रहे होंगे तो इनमें से कितनी हीट और साउंड निकलती होगी। इन इंजन्स को ऑपरेट करने के लिए बार बार ऑयल डालना पड़ता था जिसकी वजह से फ्लोर स्लिपरी हो जाता था। सबमरीन्स के चलने की सेंसेशन इस जगह पे बहुत ज़्यादा फील होती थी और यहाँ पे ऑपरेटर्स स्लिप होने से बचने के लिए रबड़ के जूते पहनते थे। साइकोलॉजिकली या मनोवैज्ञानिक तौर पर सबमरीन्स के अंदर बहुत टेंशन और स्ट्रेस होता था क्योंकि कोई भी ध्वनि एक दुश्मन के आसपास होने का संकेत हो सकता था। ध्वनि की गति पानी के नीचे बहुत ज़्यादा होती है। क्रू के लिए सबसे बड़ी डर की बात ये थी कि क्रू को सबमरीन के बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अगर उन पर डेप्थ चार्ज के द्वारा अटैक होता, यानी कि अगर कोई एक्सप्लोसिव उनके ऊपर से किसी शिप से के द्वारा गिराई जाती तो वो लोग सिर्फ वेट एंड वॉच के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका सबमरीन टारगेट रेंज के अंदर है कि नहीं ये पता लगाना कठिन था। डर का वातावरण हमेशा बना रहता था कि कहीं ये यात्रा उनकी अंतिम यात्रा ना हो या फिर उनको कहीं सबमरीन पर किसी और को ना मारना पड़े। सबमरीन पर सबकी लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड भी हो जाती थी क्योंकि जब सबमरीन पानी में होती थी तब चलने फिरने की अनुमति नहीं होती थी। खाली समय में क्रू को सोना ही पड़ता था। ये सब बंकर बेड्स पर क्रू के सदस्य सोते थे। ये बेड वाला एरिया सबमरीन के बिल्कुल अंतिम भाग में था और यहाँ इंजन्स का बहुत शोर आता था और समंदर की वाइब्रेशंस भी सबसे ज़्यादा यहीं अनुभव की जाती थी। वेसिको में टॉयलेट जाना कोई आसान बात नहीं थी क्योंकि वेसल को स्टेबल रखने के लिए सबके चलने फिरने पर रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध था। अगर स्लीपिंग एरिया में से किसी को टॉयलेट जाना होता था तो उसे पीछे किसी क्रू मेंबर से परमिशन लेकर जगह बदलनी पड़ती थी।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सबमरीन वसीको से जुड़ी सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स में मिल जाएंगी।